हाय गाइस, हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफ़ी अच्छे होंगे और सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी सही से चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेशन बच्चों। अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ तो आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज की इस क्लास में मुझसे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता ही आता है। आज की इस क्लास में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसके ऊपर आपका स्कूल हमेशा क्वेश्चन पूछता है। राइट बच्चा? तो आइए फिर एक बारी करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग यार विनोद 15 या फिर विनोद 30 कोड यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको सीधा सीधा 15% या फिर 30% ऑफ मिल जाएगा, या फिर 30% ऑफ मिल जाएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल बच्चे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को, ठीक है ना? चलिए हम एक काम करते हैं बच्चे, हम एक काम करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ से कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं बेटा। आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है ना? अभी डायमेंशनल एनालिसिस में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर मैं MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय रेज टू सम पावर्स, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कि टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी in terms of MLT raised to some powers, ठीक है ना? अब इसमें ये जो पावर्स है ना ABC, इनको डायमेंशंस बोलते हैं, और ये जो MLT है ना, इसको बोलते हैं बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको बोलते हैं बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस की, ठीक है ना? डायमेंशनल फार्मूला तो आपने सब कुछ पढ़ा ही है। सो आई विल से बेटा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ डायमेंशनल फॉर्मूला, हमें डायमेंशनल फार्मूला का करेक्टनेस चेक करना है। इसमें अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला v बराबर u प्लस ए टी, मैंने बोला v बराबर u प्लस ए टी, तो आप सीधा सीधा क्या बोलोगे? यहां पर हम लोग यूज करते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहां पर हम लोग यूज करते हैं मेरे बच्चे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बोलता है बेटा कि डायमेंशनल फॉर्मूला एट LHS इज इक्वल्स टू द डायमेंशनल फॉर्मूला एट RHS बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बोलता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इज इक्वल्स टू द डायमेंशनल फॉर्मूला एट RHS। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आपने बोला हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो मैं आप लोगों से यार एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं यहाँ पर कि अगर मैं v का डायमेंशन देखता हूं और u का डायमेंशन देखता हूं और at का डायमेंशन देखता हूं, देखते क्या होता है। ये वेलोसिटी है तो LT-1, स्पीड है तो LT-1, और एक्सेलरेशन का LT-2, उसमें टाइम मल्टीप्लाई हो गया, सो दिस इज ऑल्सो
एल टी माइनस वन। तो क्योंकि तीनों का डायमेंशन सेम है, क्योंकि डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ u बराबर डायमेंशन ऑफ ए टी है, तो इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बच्चे। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, दिस v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बातचीत कर रहा हूं बेटा, तो सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, तो सेकेंड एप्लीकेशन होता है टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ वन यूनिट into another, to convert system of one unit into another। मानी n1 u1 बराबर n2 u2 होता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो कितना मिलीमीटर है, तो आप कह दोगे सर इट इज 10 मिलीमीटर। कैसे? 1 सेंटीमीटर को आप 10 की पावर -2 मीटर बोलते हो, और ये 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होता है, तो इसलिए मैंने ये सीधा सीधा बोल दिया कि भाई 10 अगर ऐसा होता है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -2 मीटर। बिल्कुल सही बात। तो फॉर एन एग्जाम्पल अब आपको इसको डायमेंशनली करना है भाई, आपको इसको ऐसा करना है, आपको इसको डायमेंशनली करना है। तो जब मुझे इसको डायमेंशनली ही करना है, तो मैं यहाँ पर कैसे देखता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे देखता हूँ कि एग्जाम्पल पूछ लेता हूँ, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। अब ये न्यूटन क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। ये क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। और ये क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है। ये फोर्स का एक सीजीएस यूनिट है। सो आई विल से न्यूटन की बात कर रहा है, तो मैं कह दूंगा 1 न्यूटन इज कितना डाइन, मानी n2 पूछ रहा है, सो n2 बराबर 1 न्यूटन बाय डाइन। अगर आप न्यूटन का डायमेंशन देखोगे तो ये भी ml-t-2 होता है, और सीजीएस में भी ml-t-2 डायमेंशन थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ, ये 1 1 1 था, यहाँ पर ये 2 2 2 हो जाएगा। सो आई विल से दैट बेटा कि अगर मैं गौर से देख पा रहा हूँ तो मेरा n2 होने वाला है। मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? kg। लेंथ की बात करेंगे तो मीटर, और ये सेकंड का पर इनवर्स अपॉन ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। ये कट जाएगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1000 के ग्राम, इसको मैं बोल सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, नीचे में ग्राम सेंटीमीटर, ये ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज लाइक 10 की पावर 5। तो आपको मिल गया कि n2 अगर 10 की पावर 5 है, तो इसका मतलब 1 न्यूटन हो जाएगा 10 की पावर 5 डाइन। ये तो एक क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। अब इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन दे सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बट पहले आप इसको तो देख ही लीजिए। राइट बच्चा पार्टी? सो 1 न्यूटन इज लाइक 10 की पावर 5 डाइन। अब आगे चले बेटा, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। हाँ जी, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। अब इसको भी तो ऐसे ही करना है। जूल क्या है भाई? यूनिट ऑफ एनर्जी है, ऐसा यूनिट।
और ये क्या है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, CGS यूनिट ऑफ एनर्जी है बेटा। अगर मैं आपको गौर से बात करूं तो आप वही बोलेंगे N1U1 बराबर N2U2, मानी N2 बराबर N1U1 ओवर U2, यानी कि N2 बराबर 1 इंटू ML2T-2 बाय ML2T-2, 1 1 1 1 1 2 2 2। तो अगर आप गौर से देखोगे तो N2 हो गया आपका बेटा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये N2 जो है वो 10⁻7 हो गया एक हिसाब से। तो इसका मतलब 1 जूल जो हो जाएगा वो 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। तो ये आपके सामने है। वन जूल इज 10⁻7 अर्ग। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बच्चे। थर्ड एप्लीकेशन। अभी थर्ड एप्लीकेशन क्या है, कह रहा सर टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, to reduce an expression for a physical quantity dimensionally. अब ये क्या है, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करना है हम लोग, राइट बच्चा पार्टी, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊं, ध्यान से देखना। कोई पेंडुलम देखा होगा आपने, जैसे घड़ी होते हैं ना, तो जब वो जाती है तो क्या होता है उस केस में, तो वो मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, तो इसको एक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका टाइम पीरियड जो है ना वो किस किस पे डिपेंड करता है, और इसके टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि लेट टाइम पीरियड of a simple pendulum depends on, let time period of a simple pendulum depends on let time period of a simple pendulum, let time period of a simple pendulum depends on mass of string m, length of string L, and acceleration due to gravity G. They're asking for deduce an expression for time period of simple pendulum dimensionally. Deduce an expression for simple pendulum dimensionally. अगर आप थोड़ा सा ट्राई कर पा रहे हो तो आप देखो, अदरवाइज फिर देखो मुझे तो बताना ही है आपको ये चीज, है ना बच्चे। यस बच्चा पार्टी।
यस बच्चा पार्टी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड जो है वो मास ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, एम की पावर ए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड कर रहा है, एल की पावर बी, और जी की पावर सी। अगर मैं इसको कंबाइन देखूं तो क्या मैं आपसे ये बोल सकता हूं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी? आप कह देंगे यस सर, बिल्कुल सही बात है। आप कह देंगे यस सर, बिल्कुल सही बात है। सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल अच्छी बात है, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है। नाउ आई विल से नाउ आई विल से कि अब इसको कैसे देखेंगे। अब हम लोग इसको कैसे देखेंगे बेटा। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी। तो मैं आपसे इस चीज में एक चीज पूछ लेता हूं बेटा, मैं आपसे इस चीज में एक चीज पूछ लेता हूं बच्चे, कि टाइम पीरियड तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। हमने कहा डायमेंशनली, तो एम जीरो, एल जीरो, टी की पावर वन हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो, एम की पावर वन हो गया, मतलब ए हो गया, एल की पावर बी हो गया, और जी इज लाइक एल टी माइनस, जी इज लाइक एल टी माइनस टू की पावर सी। तो ये हो जाएगा एम जीरो, एल जीरो, टी की पावर वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू सी। सो आई विल से दैट अगर ऑन कंपेयरिंग, तो ए जीरो हो गया, बी प्लस सी जीरो हो गया, माइनस टू सी वन के बराबर है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम की पावर जीरो, सी आपका माइनस वन बाई टू है, तो बी आपका प्लस वन बाई टू हो गया, यानी कि एल की पावर वन बाई टू एंड टी की पावर, सॉरी, जी की पावर माइनस वन बाई टू। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम की पावर जीरो तो वन हो गया, एल अपॉन जी का रूट। तो ये ऐसा हो गया। हमें पता है कि कांस्टेंट जो है वो टू पाई होता है, नहीं होगा तो आपको के लगाना पड़ेगा, बट यूजुअली मुझे ये फॉर्मूला भी पता है और ये सही भी है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, ये आपको समझ में भी आ गया। द टाइम पीरियड इज लाइक टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, दैट टाइम पीरियड इज लाइक टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। बेटा क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चे? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अगले वाले पे चलते हैं। फिर एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग को देता हूं, पहले आप खुद से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। अगर आपने देखा होगा जैसे गिटार है, जैसे आप अगर आपने देखा होगा गिटार है, तो गिटार की जो वायर को जब हम बजाते हैं तो वो वाइब्रेट करता है। तो उस वाइब्रेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एक सेकंड में कितनी बार वो वाइब्रेट करा, कंप्लीट है कितना वो टाइम पीरियड कवर किया। तो उस केस में जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो किस केस पे डिपेंड करती है, और उसके लिए फॉर्मूला। तो ये कह रहे हैं कि सर लेट दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अ frequency nu of a stretched string of guitar depends on
Let the frequency nu of a stretched string of guitar depends on mass per unit length, m, length of string L, and tension in the string T. Deduce an expression for frequency of a stretched string of guitar. Dimensionally. I'll give you 2 minutes. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर उसी अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा चीजों को आगे लेके. तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि अब इसको कैसे करना. देखो आप कह रहे हो सर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ ए पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी पे, और टेंशन इन द स्ट्रिंग सी पे. अगर मैं आपको बोलूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c पे, तो ध्यान से देखना ये तो m0 l0 और फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम की पावर -1. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह k लगा दो. मास पर यूनिट लेंथ का मतलब है ml-1 की पावर a. लेंथ का तो लेंथ ही है, बट अगर आपको बताऊं टेंशन तो मतलब फोर्स होता है mlt-2 की पावर c. सो आई विल से दैट m0 l0 t-1 इज इक्वल्स टू बेटा k m की पावर a, l की पावर m की पावर a प्लस c, l की पावर -a प्लस b प्लस c एंड t की पावर -2c. नाउ इफ आई सी, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ बेटा. a प्लस सी 0 हो जाएगा तो a आपका -c के बराबर होगा. बिल्कुल ठीक है सर. -2c -1 के बराबर होगा तो c आपका 1/2 के बराबर होगा, जिससे मुझे a मिल गया -1/2 के बराबर. ये भी ठीक है यार. अब वो कह रहा है सर -a प्लस b प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होगा, तो इसका मतलब मुझे b चाहिए विच इज़ a माइनस सी, यानी कि -1/2 विच इज़ -1, तो b मुझे -1 मिल गया. अगर इसको देखता हूँ तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू बेटा सीधा सीधा आ रहा है k कांस्टेंट m की पावर -1/2, ठीक है ना, l की पावर -1, t की पावर +1/2. तो फ्रीक्वेंसी मिलता है k बाय l रूट ऑफ t बाय m. वैसे तो आपको k 2 पाई ही मिलता है, बट स्टिल आपको नहीं पता तो आपका आंसर यही तक सही है, ऐसा कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है. सो दिस frequency is not t. Frequency of a stretched string of guitar is directly proportional is equals to 2 pi by l under root t by m is equals to 2 pi by l under root t by m. And I hope this is very very clear to you all. मेरे हिसाब से आपको ये मेरी बात समझ में आती है, यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होती है. यहाँ तक अगर आपने कर लिया बहुत बढ़िया है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं.
यस बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर बेटा। मेरे हिसाब से अभी इसमें तो कोई डाउट है नहीं आप लोगों को। अब इसके बाद ना हम आपको जो भी टॉपिक रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में दे देंगे, है ना बच्चे। तो अब मेरा यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है एक हिसाब से। सोच के देखो, आधे घंटे का वीडियो है, पर अगर ये आधे घंटे का वीडियो देखते हो तो आपका स्कूल में 3 मार्क्स तो कंफर्म्ड होते हैं। इस तरीके की और वीडियोस के लिए बेटा आप हमारे चैनल को लाइक करिए, और आप इस सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे आप ही की अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय और यस, जय हिंद बच्चा पार्टी। Keep imbibing. We believe in you.